चलो कैसे हो दोस्तों। आज हम अपना कुछ नया शेड्यूल शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन दो मॉडल पेपर के हिसाब से कर रहे हैं और स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि मनोविज्ञान तथा उनके संप्रदाय पर आधारित है कुछ प्रश्न है मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो से हमें शुरू करते हैं, और उनके संप्रदाय। जो पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है। आधुनिक मनोविज्ञान, तो हमारा दिमाग तो सबसे पहले विलियम जेम्स आधुनिक विज्ञान पे चलता है, लेकिन याद रखना कि आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता अगर पूछ ले तो आपको दोनों विलियम जेम्स या फिर विलियम वुंट, तो विलियम वुंट पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है साइकोलॉजी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो साइकोलॉजी, तो हमें याद रखना कि ये या तो लैटिन या ग्रीक, तो ग्रीक इसमें नहीं है इसलिए लैटिन देख रखा है, या तो ग्रीक या फिर लैटिन भाषा, दोनों में से कोई भी दियो, आपको उसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी शब्द में साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, तो और साइकी लॉगस, एक होता है लॉगस, लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, तो आप दोनों को ही याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम मैकडूगल ने अपने किस सिद्धांत में चेतना शब्द की निंदा किया। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये धा ना लगा के उसने सीधा लिख दिया, लेकिन यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमारे जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने सबसे पहले कदम रखा था। और ये देखो, पहले था हमारा जो शिक्षक केंद्रित होता था, लेकिन अब क्या है, वर्तमान में हमारा बाल केंद्रित चल रहा है। क्या बाल केंद्रित, और क्रिया करवाते हैं, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सन 1920 के दशक के प्रारंभ में, 1920 की बात करें, बर्लिन में, देखो ये बर्लिन की बात है, ना कि हमारे सिंपल वे में पूछा है। ठीक, दो यानी कि हमारी जो पहली शाखा थी वो विलियम वुंट ने जरूर खोली थी, जो कि जर्मनी में थी और लिप्चिंग शहर के अंदर थी। लेकिन इसने पूछा कि बर्लिन, लिप्चिंग और जर्मनी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप इसे सुधार लें। जर्मनी के अंदर आए तो लिप्चिंग शहर में, उसकी बात करेंगे तो ये विलियम वुंट आ जाएगा। लेकिन ये बर्लिन की बात आई 1920 में, और क्रीड़ा मनोवैज्ञानिक है, तो वो पहली थी, ये पहली थी और ये क्रीड़ा है, तो ये आ जाएगा हमारा डॉक्टर कॉर्ल डाइन। तो के, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, डी के डी ऐसे याद रख सकते हैं, डॉक्टर कॉर्ल डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ में आत्मा शब्द का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था। तो आत्मा शब्द का प्रयोग दर्शन शास्त्र, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो हमारी किससे अलग हुई थी, हम जानते हैं कि यह इससे अलग हुई थी, तो दर्शन शास्त्र से अलग की, और देकार्ते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनसे अलग करने का श्रेय जाता है। तो याद रखें कि दर्शन शास्त्र में ही आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, असामान्य मनोविज्ञान, ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक होती है उनके आगे प्रकार होते हैं, भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक किसे माना जाता है। तो प्रश्न अच्छा है, असामान्य मनोविज्ञान, तो असामान्य की याद रखना, सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान शाला का उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये इलाहाबाद के अंदर स्थित है, आप डायरेक्टली इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का, यानी कि आप इस तरह से लिख लें एनसीईआरटी, तो ये दिल्ली के अंदर केंद्र के अंदर मानी जाती है और मनोविज्ञान का प्रयोग कर रही है। तो यह पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रही है, क्या कर रही है, निर्माण। और हमारे राजस्थान की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगी, उसमें SCERT, जो कि कहाँ है, उदयपुर में स्थित है, आप थोड़ा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान मानव व पशु का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान से संबंधित यह कथन किसका है। तो यह मॉर्गन का शब्द है और परिभाषा दी हुई है, तो याद रखना कि मैं से मानव, मैं से मॉर्गन, मानव व पशु का अध्ययन, तो मॉर्गन। ठीक है, मोर भी क्या है, मोर अगर कहें कि मोर तो एक पशु है, और गन ये कौन चलाता है, मानव चलाता है। इस तरह से आप इसे रिलेटेड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। मनोविज्ञान की शाखा, राजनीति किसकी शाखा नहीं है, सामान्य, असामान्य, औद्योगिक और पशु विज्ञान भी इसकी शाखा मानी जाती है। लेकिन आप ज़्यादातर पशु पे मत जाना, लेकिन पशु इसकी शाखा होती है। तो पशु हमने अभी पढ़ा था, पशु का अध्ययन किसने किया, मॉर्गन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योगदान देता है। यह कथन किसका है। देखो, परिभाषा अच्छे से पढ़ना है कि उनकी मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करता है। ठीक है, अच्छी भाषा है, धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करती है, और उनकी उन्नति में योगदान देती है। तो ऐसा कौन सा इसने ये परिभाषा, तो कप्पू स्वामी की है, क्या है, कप्पू स्वामी।
क्योंकि स्वामी होते हैं कप्पू स्वामी, यानी पोम्पोनोजी के द्वारा बना जाता है, नहीं पोम्पोनोजी सॉरी अलग है, तो कप्पू स्वामी है। तो इनके बारे में डिटेल में याद रख लेना इस परिभाषा को। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान में बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है तो उपयोगी अनुभव उपलब्ध करवा रहा है। इसके बाद मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों भावनाओं में स्मृति यानी कि ये देखो भावनाएं और स्मृति विचार ये हमारी किस्मत है, मन में आते हैं, तो मन से क्या होगा मनोगतिक, 1 नंबर। नेक्स्ट देखिए गेस्टालवाद का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये समग्रवाद है। और गेस्टालवाद के बारे में हम सब जानते हैं कि ये इस पे चंपैजे पे प्रयोग किया गया था, एक जंगल में जाके, बहुत लंबा हो जाएगा, हमें सिर्फ क्वेश्चन करने। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस संप्रदाय से, तो गेस्टालवादियों से ही संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 18 नंबर, यदि 30 बिंदुओं को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं, यह गेस्टालवाद के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है, तो ये हो जाएगा हमारा निरंतरता का सिद्धांत। तो 30 बिंदु को एक सीधी वक्र रेखा में साथ साथ रख दिया, तो यानी कि ऐसे 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 पास में रखा जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रत्यक्ष अवलोकन घटनाएं, हमारे प्रत्यक्ष यानी कि हम अपने आंखों से और अपने सामने हो रही है, और उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं, यह निम्नलिखित में से किस के विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं, तो प्रत्यक्ष की बात करेगा वो, और हमारे उद्दीपक की बातें कर रहा है, तो ये किसकी व्याख्या कर देगा, तो ये इसमें हम देख रहे हैं किसी के व्यवहार को देख रहे हैं, अपने व्यवहार को उसमें अप्लाई करवा रहे हैं, तो ये व्यवहारवाद हो जाएगा। अवलोकन घटनाएं, उद्दीपक, अनुक्रियाएं, तीनों की बातें करेगा विषय वस्तु। ओके, इसके बाद देख रहे हैं व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं, तो ये हमारे वाटसन हो जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान के विषय वस्तु में 3 तत्व संवेदना, भाग व प्रतीक, तो ये जो भाग संवेदना भाग प्रतिक्रिया हो रही है वो हमारी संरचना में हो रही है, किस में हो रही है, संरचना में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संरचना। संवेदना कोई संरचना बना रहा है, भाग यानी किसी संरचना का ये भाग है, प्रतीक किसी संरचना को बताने के लिए प्रतीकों की बहुत आवश्यकता होती है, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, व्यवहारवादी नहीं है, तो हम सबसे पहले अगर व्यवहारवादी को ढूंढ लें तो अच्छी बात है। तो देखो जो व्यवहारवादी होगा वो उसमें मतलब व्यवहारवादी के अंदर क्या छुपा होगा, व्यवहार के अंदर क्या होगा, क्या छुपा होगा, यही इसकी ट्रिक होती है। लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं, सभी में तो नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप सब जानते हो कि व्यवहारवादी इसमें से कौन सा हो जाएगा, मैकडूगल, बिल्कुल मैकडूगल है। इसमें पावलाव एक व्यवहारवादी है, थॉर्नडाइक है और बीएफ स्किनर भी है, तो इसमें तो कै वाली तो बात गलत होगी ना हमारी, व्यवहारवादी। तो अब इसे वैसे याद रखें कि जो पावलाव है, थॉर्नडाइक है, बीएफ स्किनर है, तो ये तीनों क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, और मैकडूगल नहीं है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय कौन सा है, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया जिसने, वैसा संप्रदाय कौन सा है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। मनोविज्ञान को व्यवहार के धरातल के विज्ञान के रूप में, तो व्यवहारवाद का क्या था, वाटसन था। नेक्स्ट व्यवहारवाद का जनक वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का आदि जनक के बारे में कहा है, तो ये हमारा अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विद्यालय में पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि क्या है, तो केस स्टडी मेथड माना जाता है कि बालक क्यों भाग रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, इसके बारे में। मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने, पोम्पोनोजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध मनोविज्ञान का सीजर लाबरसो, सीजर मैंने होता है एक कैंची, तो कैंची से याद करें, कैंची से मार के अपराध करते हैं, तो सीजर लाबरसो अपराध मनोवैज्ञानिक मान सकते हैं। नेक्स्ट किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी है, तो व्यवहारवाद की नींव रखी जिसने, तो ये संयोजनवाद है, कौन सा, संयोजनवाद, तो इसे भी आप थोड़ा याद रखें। नेक्स्ट तो यहीं से हमारी ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 10 मिनट के अंदर, लगभग 10 मिनट की क्लास होगी, और नेक्स्ट क्लास देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हम इसके 30 क्वेश्चन हुए हैं, तो हम यानी कि 20 मिनट में लगभग यानी कि 2 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। चलो 2 मॉडल पेपर करते हैं। दूसरा मॉडल पेपर है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न।
शिक्षा मनोवैज्ञानिक इसका टॉपिक है। तो इसके शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना? तो जॉन एडम्स के द्वारा माना गया था। इसके नेक्स्ट देखिए, और त्रिध्रुवीय जॉन डीवी के द्वारा। इस तरह से शिक्षक, पूरी बात नहीं बताएंगे, शिक्षक और बालक, पाठ्यक्रम, शिक्षक और बालक, ये ठीक है, सब जानते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हमें टाइम बचाकर सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसका? शिक्षा का, यह परिभाषा दी। तो ये हम बी एस ये ई ए पिल के द्वारा दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान। तो शिक्षा का विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, तीन शब्द दोनों में याद रख सकते हैं, ये मनु की बात छोड़कर। तो ई ए पिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा हमारा अधिगमकर्ता को जानना, अच्छी बात है, ये तो हो सकता है। विषय वस्तु का चयन और संगठन करना, सीखने की प्रविधियों की सलाह देना, सीखने की विधियों के लिए सलाह देना, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ये गलत है भाई। तो अमनोविज्ञानी के सहायक कौन थे? सिगमंड फ्राइड थे, पिछली क्वेश्चन में हमने भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त, देखो अनुप्रयुक्त होता तो ये गलत है, लेकिन अनुप्रयुक्त शाखा तो है, बिल्कुल है। शिक्षा का विज्ञान बिल्कुल है भाई साहब, अभी ई ए पिल ने भी कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। एक धनात्मक विज्ञान भी है, लेकिन एक मानक विज्ञान ये नहीं हो सकता, तो इसका एक मानक विज्ञान कभी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, नहीं है कहा ना। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? समय को समझने में बिल्कुल है, बालक को समझाने में बिल्कुल है, शिक्षण विधि का चयन करने में ये भी है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में तो बिल्कुल है, संपूर्ण में ही है भैया, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट आंसर हमारा यही माना जाएगा। संपूर्ण में तो ये सब आ जाएंगे ना। इसलिए जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अच्छा व्यवहार करेंगे। और कैसा करेंगे? तो हतोत्साहित कतई ना करेंगे, सराहना करेंगे, उपेक्षा, कक्षा से बाहर कतई ना निकालेंगे। उपेक्षा क्यों करेंगे भैया? तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा? सराहना करेंगे, उपेक्षा, आकांक्षा नहीं। नेक्स्ट परिभाषा है 7 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रयुक्त करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? तो कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं, उन सिद्धांतों का प्रयोग को प्रस्तुत करता है, जो शिक्षण और अधिगम में प्रभावित होते हैं। तो ये इसकी ये परिभाषा नई परिभाषा है, और ये होती है एलिस क्रो की, क्रो एंड क्रो की नहीं, एलिस क्रो। तो एलिस क्रो थोड़ा नई परिभाषा याद रखें। तो याद रखने के लिए इसको कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है यह है, और वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं, उन सिद्धांतों का प्रयोग प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये 4-5 शब्द हैं, इनको याद रखें। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। तो इसमें हो जाएगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद कौन सा मान सकते हैं? तो इसके लिए हम सबसे पहले विकासशीलता मान सकते हैं। क्या? विकासशीलता। संभावना पूर्णता कतई ना होगा, निश्चितता ये नहीं होगा, विकासशीलता मान सकते हैं, बेस्ट है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए ना शिक्षा मनोविज्ञान? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें, इसकी सहायता से वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, ये तो ना हो सकता। इसमें वह दूसरों से प्रभावित कर सके, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिले, ये भी नहीं। तो ये तीनों ही ना होकर इसमें से हो जाएगा हमारा 1 नंबर, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है शिक्षा मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगम सीखने वाले से, अधिगम करते हैं सीखने वाला, अधिगम प्रक्रिया जो हमारी शिक्षण विधियाँ हैं, अधिगम स्थितियाँ किन स्थितियों में, तो ये सभी के सभी में सहायक होती है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन शिक्षण और सीखने की बात करेगा, मुझे लगता है वुडवर्थ होना चाहिए इसमें से, नहीं स्किनर, क्या है? स्किनर होता है। शिक्षण और सीखने की बात कौन करे? किन्नर करते हैं। कौन करते हैं? शिक्षण। नेक्स्ट देखिए, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक की हमने पहले ही बता दिया था आपको। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो ऐसा कौन सा है? तो सही ढंग से प्रकट कर रहा है ना। वह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। तो यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है। इसका संबंध केवल शब्द आ जाते हैं ना, तो वो तो कतई ना होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। यह शिक्षा मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। तो एक आधार बनाना ही एक सही ढंग से माना जा सकता है। 13 में 2 सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या हो सकता है? तो हम क्या है, मानव व्यवहार, मस्तिष्क, आत्मा। तो आत्मा तो सबसे पहले था, फिर पोम्पोनो जी मस्तिष्क लेके आए, अब क्या है, मानव व्यवहार माना जाता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। यह किसकी सर्वोत्तम की बात करेगा वो, जबकि आत्मा की सर्वोत्तम की बात करता है तो हम मानेंगे महात्मा गांधी, क्योंकि वो सर्वांगीण या सर्वोत्तम की बात करेगा। तो महात्मा गांधी की परिभाषा फेमस परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात कर रहा है, बहुत विस्तारित में वे सभी प्रभाव अनुभव आ जाते हैं जो मानव को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। जन्म से मृत्यु की बात करता है, तो एक तो जन्म और मृत्यु की बात करेंगे तो वो एक क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, लेकिन इसमें व्यापक अर्थ है और प्रभाव अनुभव है। तो यह परिभाषा किसकी? ये परिभाषा है हमारे डूनवले की है, ये डूनवले है, याद रखना। तो ये जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती है। बालक को जन्म से प्रभाव अनुभव है, ये शब्द याद रखना, बस याद रखने पड़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। ठीक है, वैज्ञानिक है इसकी, क्योंकि यह केवल विज्ञान का, तो ये तो ना हो सकता, केवल विज्ञान वाली बात है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल ये भी नहीं हो सकता। शैक्षिक वातावरण के अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, ये भी केवल, तो ये ठीक है, इसको मान सकते हैं, 3 नंबर सही है। तो ये मान सकते हैं शैक्षिक वातावरण के अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता ही शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मानी जाती है, वैज्ञानिक। नेक्स्ट कहते हैं कि एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है किसमें? ये सिर्फ तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो दोनों नहीं हो सकते ना, मान सकते हैं नहीं। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, सिर्फ प्रशासन स्तर पर, तो विभिन्न स्तर पर बच्चों के साथ, व्यक्तिगत रूप से बच्चों के समूह में, माता पिता के साथ एवं संगठनात्मक स्तर पर। तो भाई ये क्वेश्चन मुझे तो ये आंसर लगता है, लेकिन आंसर की में ये बता रखा है कि यह विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ है एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य। नहीं, मुझे तो डी लग रहा है इसमें, दोबारा देखें। नेक्स्ट कि यह सभी के साथ व्यवहार करेगा ना, विशेष एक आवश्यकता वाले के लिए थोड़ी ना करेगा। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि शैक्षणिक मनोविज्ञान में अधिगम के साथ है अधिक चिंतित होते हैं कौन? औपचारिक। देखिए वही चिंतित होते हैं जो लगातार स्कूल में जाते हैं ना, लगातार टाइम से पढ़ना या स्कूल जाना। और ये अनौपचारिक होता है, ये होता है हमारी दूरस्थ शिक्षा होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका औपचारिक वातावरण में चिंतित ज़्यादा माना जाता है। नेक्स्ट, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। विद्यार्थियों को समस्याओं को समझना, अच्छी बात है। शैक्षणिक समस्याओं को समझना, ये भी अच्छी बात है। शिक्षक की समस्याओं को समझना, पाठ्यक्रम को समझना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कन्फ्यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सबसे बेस्ट होना है, तो बेस्ट क्या है, शैक्षणिक। इसमें शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी नहीं, पाठ्यक्रम, ये तीनों में सम्मिलित हो जाता है। तो हम इस अकॉर्डिंग से शैक्षणिक समस्याओं को ही शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से जोड़ सकते हैं। उसके बाद 21 नंबर, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है। किस प्रकार सक्षम बनाता है? विद्यार्थियों के बेहतर मूल्यांकन करने में, विद्यार्थियों के अनुशासित करने में, पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने में नहीं, विद्यार्थियों को बेहतर समझने में ही ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक स्थिति
उसमें कहते हैं प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थियों के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। असत्य की बात करते हैं तो बिल्कुल होता है भैया, प्रत्येक स्थिति में। शिक्षा मनोविज्ञान का एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित तथा भौतिकी विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का एक शुद्ध विज्ञान है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियाँ या परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं, ये भी सीख है। 1 नंबर सही है तो 4 नंबर सही है। और 3 और 2 में विधियों में एक विज्ञान है, तो इसमें 2 नंबर माना गया अभी क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित है तथा भौतिकी विज्ञान, ये गलत माना गया। अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, ये सही माना गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों से सम्मिलित नहीं है। ये रायबर्न ने कोई परिभाषा दी थी, उसमें 3 संबंध बताए थे। जैसे शिक्षा के 3 संबंध होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, तो उसमें एक उसने नहीं बताया, तो विषय को इसमें कुछ नहीं बताया था। विषय, शिक्षा और विषय का कोई ऐसा संबंध नहीं था। देखो उसमें थे शिक्षक, और ये था हमारा बालक और समाज। ये 3 रायबर्न के द्वारा दिए गए थे, तो इन तीनों का संबंध था, लेकिन शिक्षा का तो संबंध था, लेकिन ये कोई संबंध नहीं बताए थे। ठीक है, रायबर्न ने शिक्षा, बालक, समाज के बताए थे संबंध। नेक्स्ट, इसमें एक आप कन्फ्यूजन विषय, तो विषय हमारा ना ये शिक्षक में ही विषय आ सकता है, तो बालक और विषय का संबंध इसमें बता रखा था, तो आप इसे शिक्षक भी मान सकते हो, सॉरी विषय, ये थोड़ा याद रखने वाला बात है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तिगत आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी, तो संपूर्ण व्यवहार आ जाए जिसमें व्यक्तिगत आ जाता है ना अंतर्गत है, तो उसे मानेंगे, तो इसे मानते हैं स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा, स्किनर। अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तिगत आ जाता है, तो संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तिगत है वह स्किनर होता है। एक हमारा विषय वस्तु का अध्ययन था शिक्षक वाला, तो उसमें वो अध्ययन कर रहा था, वो भी स्किनर था। तो ये 2 परिभाषाएं याद रख लेना। संपूर्ण व्यवहार, एक संपूर्ण था महात्मा गांधी के लिए परिभाषा, जिसमें संपूर्ण समा रहा था। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। देखो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के, देखो जन्म से मृत्यु के लिए पहले परिभाषा आई थी, एक अब यही जन्म से वृद्धावस्था तक। ये तो क्रो एंड क्रो, वो एलिस क्रो था, वो था एलिस क्रो, जन्म से मृत्यु वाला, और यह है क्रो एंड क्रो। 26 नंबर शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सर्वांगीण विकास ही होगा, इसका क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो मूल्यांकन बिल्कुल होता है भैया, मूल्यांकन तो होता है। और व्यक्तिगत समानताएं, विभिन्नताएं कह सकते हैं ना, समानताएं नहीं विभिन्नताएं। पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, अधिगम होता है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताएं कह सकते हैं, समानताएं तो मुझे नहीं लगता। तो इसमें 1 नंबर व्यक्तिगत समानताएं सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्न में से किस में शिक्षा मनोवैज्ञानिक उपयोगी नहीं है, तो बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाना, मानसिक अस्वस्थता और शारीरिक दोनों फर्क होगा। अगर शारीरिक होता तो गलत हो जाता, लेकिन मानसिक है ठीक है। शिक्षण विधियों के चयन में बिल्कुल होता है। पशुओं पर प्रयोग, अरे शिक्षा मनोविज्ञान पशुओं की एक शाखा जरूर है, लेकिन पशुओं का अध्ययन में नहीं, छात्रों को विपरीत करने में, तो ये गलत हो जाएगा। जॉन डेवी के अनुसार 3 ध्रुव हैं, तो कौन से, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, चारों के चारों हो जाएंगे, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अभी क्या था, शिक्षक और विषय और छात्र, इस तरह से था अभी। नेक्स्ट है 30 नंबर, और ये हमारा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है, तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ये प्रकार में डिवाइडेशन किया हुआ था और उसमें से आपने पढ़ा होगा, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान माना जाता है। तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है, शिक्षा मनोविज्ञान को ही अनुप्रयुक्त कहा जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने लगी, बस ऐसा कह सकते हैं। तो शिक्षा बहुत अच्छी लगती थी अनु को, मतलब ऐसे आप डिनोट कर सकते हो इसको। तो चलो अभी हमारी फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट होता है, तो 25 मिनट अप्रोक्सीमेट लग जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट सीरीड कल से हम फिर पढ़ेंगे, और जो हमारा मॉडल नंबर 3 होगा, जो कि हमारा बाल विकास और बालक के विकास, वृद्धि तथा विकास से संबंधित होगा। इसे आप पढ़ के आना, और बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉचिंग के लिए।